बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में बेटा हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर लास्ट टाइम बेटा हमने जो टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया था दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मीन रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स एंड मेथड मीन तरीक़ाकार। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है, स्टेप्स की एक ऐसी सीरीज़ है, एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसा लॉजिक है जिसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई भी क्वेश्चन जो कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड किसी साइंटिस्ट के माइंड में आ जाए, किसी ह्यूमन के माइंड में आ जाए, उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं और उसका आंसर देना ज़रूरी समझा जाता है। उन स्टेप्स की सीरीज़ को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं जिसके ज़रिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वो स्टेप्स बेटा कल हमने डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। फर्स्ट स्टेप था रिकॉग्निशन, यानी कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि वो प्रॉब्लम क्या है। डिजीज़ है, कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ह्यूमन से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। फिर दूसरा स्टेप था ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए, विजन, स्मेल, टेस्ट, टच, हेयरिंग, इन सारी सेंसेस के ज़रिए जो नेचर ने हमें 5 सेंसेस दी हैं उसके ज़रिए चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, चेक करना और उनको विजुअलाइज करना। ऑब्जर्वेशंस 2 टाइप्स के थे, एक थे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और एक थे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो क्वालिटी और क्वांटिटी से डील करते थे। फिर उसके बाद जब ऑब्जर्वेशंस कर लिए जाते हैं तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई जाती है, एक फ़र्ज़ी वजाहत बनाई जाती है, एक फ़र्ज़ी ख्याल दिया जाता है जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस एक फ़र्ज़ी वजाहत है जिसको डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि जनरल से स्पेसिफिक भी बनाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक से जनरल भी बनाते हैं, और फिर उसके 5 अदर वेज भी हमने डिस्कस किए थे जिसमें इंट्यूशन और इमेजिनेशन, एस्थेटिक प्रेफरेंस, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर अनदर थिंग, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ और कंपैरिजन एंड एनोलॉजी था। ये 5 वेज भी बेटा हमने डिस्कस किए थे कल एंड पे कि वो भी हाइपोथेसिस बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। आज हम नेक्स्ट 4th स्टेप पे चलेंगे जिसका नाम है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब डिडक्टिव रीजनिंग ही है कि हमने अपने हाइपोथेसिस को ट्रू मान लिया कि फ़र्ज़ करें कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमारा हाइपोथेसिस राइट है, तो फ्यूचर में क्या रिज़ल्ट निकलेगा ये डिटरमाइन कर लेना कि फ्यूचर में हमारे हाइपोथेसिस का पॉसिबल रिज़ल्ट क्या होगा। अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक है तो उन रिज़ल्ट्स को टाइम से पहले डिसाइड कर लेना, अपने माइंड में रिज़ल्ट को सोच लेना, अपने माइंड में नतीजा डिटरमाइन कर लेना, दैट इज़ डिडक्शन। इफ़ एंड देन की लॉजिक हमने पढ़ी थी कल, वो यही थी कि इफ़ आवर हाइपोथेसिस इज़ राइट देन व्हाट विल बी द रिज़ल्ट। तो फिर रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, रिज़ल्ट क्या हो सकता है। उसके बाद बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड आता है जिसे हम टेस्टिंग कहते हैं, जिसे हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं, क्योंकि साइंस थ्योरी का जो है वो नाम नहीं है। साइंस थ्योरी से डील नहीं करती, साइंस एक्सपेरिमेंटेशन से, प्रैक्टिकल से, टेस्टिंग से डील करती है, अदरवाइज़ कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती। अगर हम कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब प्रैक्टिकली वाटर बना के नहीं दिखा दिया जाएगा। तो साइंस एक्सपेरिमेंटेशन से डील करती है, प्रैक्टिकल से डील करती है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकली चेक करने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक बेटा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप उन्हीं ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। उसको साथ क्यों रखते हैं? ताकि दोनों के अंदर आने वाली चेंजेस को मैच किया जा सके कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो कौन सी ऐसी चेंजेस आई जो कि कंट्रोल ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट ना करने की वजह से नहीं आई। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ग्रीन प्लांट को डार्कनेस में रख दें और किसी ग्रीन प्लांट को डार्कनेस में ना रखें तो जिसको नहीं रखा था उसमें क्या कुछ था और जिसको रखा था उसमें क्या कुछ था, उन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए 2 ग्रुप्स बना लिए जाते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमने एक्सपेरिमेंट से जो भी रिज़ल्ट्स हासिल किए, जो भी डाटा हासिल किया, उस डाटा को, उन रिज़ल्ट्स को तरतीब लगा लिया जाए। रिज़ल्ट्स एंड डाटा समराइज्ड।
हमने उस एक्सपेरिमेंट से जो भी रिज़ल्ट्स हासिल किए, हमने उस एक्सपेरिमेंट से जो भी डाटा हासिल किया, हमने उस एक्सपेरिमेंट से जो कुछ भी हासिल किया, हमने अपने ऑब्जर्वेशन से जो कुछ लिया, हमने अपने हाइपोथेसिस से जो रिज़ल्ट्स निकाले, उन सारा डाटा को, उन सारे रॉ मटेरियल्स को समराइज़ कर लेना, तरतीब दे लेना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ले आना, ताकि वो मोस्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में आ जाएं, हम उसको समझ सकें, हम किसी को समझा सकें। अगर हम उनको कहीं पब्लिश करें तो वो समझ सके, अगर हम किसी साइंटिस्ट को भेजें तो वो समझ सके। तो इस तरीके से उसको अरेंज कर लिया जाता है, कोई ग्राफ बनाकर, कोई चार्ट बनाकर, कोई पिक्चर बनाकर, कोई थ्योरी लिखकर, कोई फ्लो शीट डायग्राम बनाकर, किसी भी तरीके से उस डाटा को अरेंज कर लिया जाता है ताकि कोई भी सुनने वाला या पढ़ने वाला उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद बेटा बायोलॉजिकल मेथड का एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आ गया। जिस तरह एक्सपेरिमेंटेशन इम्पोर्टेंट थी, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स को पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया जाता है, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, जर्नल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए या अदर मीडियाज़ के ज़रिए रिपोर्ट कर दिया जाता है, ताकि दुनिया के सारे साइंटिस्ट्स को एक चैलेंज चला जाए कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने ये काम किया है, अगर हो सकता है तो इस काम को गलत साबित कर दें, अगर हो सकता है तो इस काम को फाल्सीफाइड कर दें। कीप इन माइंड कि मकसद चैलेंज करने का ये नहीं होता कि वो गलत साबित हो जाए। मकसद चैलेंज करने का ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट उसको टेस्ट करें, उसका शक निकल जाए, उसमें जो भी शक है, जो प्रॉब्लम है या उसमें जो भी गलती हो सकती है वो रिमूव हो जाए। मकसद ये नहीं होता कि वो वाकई गलत साबित हो, सिर्फ चैलेंज का मकसद ये होता है कि उसको जो है वो बार बार चेक कर लिया जाए, बार बार उस पर रिसर्च कर ली जाए। लिहाजा एक चैलेंज कर दिया गया सारे साइंटिस्ट को कि आप इस पर एक्सपेरिमेंट करें, इसको डिस्कस करें मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, साइंटिफिक सोसाइटीज़ में, क्लब्स में, लैब्स में, और कोशिश करें कि ये गलत साबित हो जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मकसद गलत साबित करना हरगिज़ नहीं होता, पर्पज़ ये होता है कि उस पर बार बार चेकिंग कर ली जाए, बार बार उस पर टेस्टिंग कर ली जाए, ताकि उसमें किसी किस्म का शक या प्रॉब्लम ना रहे। फिर हम बेटा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जिसका नाम है थ्योरी। एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया गया, मुख्तलिफ जगह पे टेस्ट किया गया, मुख्तलिफ पर्सनस ने टेस्ट किया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में टेस्ट किया गया, मुख्तलिफ लैब्स में टेस्ट किया गया, मुख्तलिफ कंडीशंस में टेस्ट किया गया, लेकिन वो गलत साबित नहीं हुई। एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसको पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया गया, जिसको चैलेंज के तौर पर रिपोर्ट किया गया, जिस पर साइंटिस्ट ने पूरी एफर्ट लगाई, पूरा जोर लगाया, बार बार कोशिश की, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो गलत साबित ना हो सकी। लिहाजा जब वो गलत साबित ना हुई तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उसको बनाने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उसका एतमाद बढ़ता गया, और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर और इम्प्रूव से इम्प्रूव होती गई। लिहाजा उस हाइपोथेसिस को एक थ्योरी का नाम दे दिया गया। हम बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सेल थ्योरी, या इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज़ बायोलॉजी में आती हैं। वो थ्योरीज़ जो हैं वो उस हाइपोथेसिस के बार बार टेस्ट करने से, उसको बहुत सारे सबूत मिलने से, उसको बहुत सारे वोट्स मिलने की वजह से बनती हैं कि वो हाइपोथेसिस जिसको 90% साइंटिस्ट वोट कर चुके हैं और वो हाइपोथेसिस पर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, वो हाइपोथेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, दैट इज़ कॉल्ड अ थ्योरी। एक थ्योरी जो है वो एक सपोर्टेड और एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होती है। एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट की सपोर्ट हो, एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सेप्ट करें, एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट का वोट हासिल हो, दैट इज़ कॉल्ड अ थ्योरी। थ्योरी जो है बेटा उसकी दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रिडिक्टिव थ्योरी और एक होती है प्रोडक्टिव थ्योरी। इनके नेम से ही जाहिर है, प्रिडिक्ट होता है किसी के बारे में पेशगोई करना, अपने आप को एक्सप्लेन करना, आने वाले टाइम का बताना, आने वाले टाइम के बारे में अपने अंदर कुछ राज रखना, कुछ सीक्रेट रखना, आने वाले टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना, कुछ प्रिडिक्ट करना, कुछ वाजे करना। जबकि प्रोडक्टिव थ्योरी वो होती है जो प्रोड्यूस कर सके। क्या प्रोड्यूस कर सके? नए से नए हाइपोथेसिस प्रोड्यूस कर सके, नए से नए थ्योरीज प्रोड्यूस कर सके, नई से नई रिसर्च का सामना कर सके और हेल्प कर सके फ्यूचर के साइंटिस्ट का। तो ये दो बेसिक थ्योरी होती हैं। प्रिडिक्टिव थ्योरी में एक्सप्लेनेटरी पावर होती है और वो प्रिडिक्ट कर सकती है, एक जो है वो इशारा कर सकती है, जबकि प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है नए से नए हाइपोथेसिस को, वो प्रोड्यूस कर सकती है नए से नए एक्सपेरिमेंट्स को, नए से नए आइडियाज़ को। थ्योरी बन गई, 90% साइंटिस्ट, 80% साइंटिस्ट, 95% साइंटिस्ट ने उसके हक़ में वोट दे दिया।
लेकिन अभी 100% ने वोट नहीं दिया, इसलिए वो थ्योरी है। अभी भी एफर्ट्स कंटिन्यू हैं कि उसको गलत साबित किया जा सके, अभी भी एफर्ट्स कंटिन्यू हैं कि उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से वो गलत साबित हो जाए, उसमें कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि वो रॉन्ग हो जाए। लेकिन अगर वो रॉन्ग नहीं होती, 100% वो पास हो जाती है, कोई साइंटिस्ट अपना जोर लगाने के बावजूद भी उसको गलत साबित नहीं कर पाता, रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाता और उसके हक में ही मजबूरन वोट देना पड़ता है, तो फिर वो थ्योरी नहीं रहती, वो एक लॉ बन जाती है, एक रूल बन जाती है, एक प्रिंसिपल बन जाती है, एक कानून बन जाती है, एक साइंटिफिक उसूल बन जाती है, जिसको सारे के सारे साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। दो चीज़ें बेटा ऐसी हैं जो किसी थ्योरी को लॉ बनने से रोकती हैं। पहली चीज़ है कि सारे साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जो मैंने दूसरे पॉइंट पे लिखी है कि सारे साइंटिस्ट अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट करना है, अभी हमने रिसर्च करनी है, अभी हमने इस पर बार बार चेकिंग करनी है, टेस्ट करने हैं। तो जब तक वो 100% एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो लॉ नहीं बन सकता, जब तक सारे एग्री नहीं होंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर किसी के पास ना हो, तो फिर भी थ्योरी लॉ नहीं बनती। दूसरा पॉइंट तो समझ आता है कि सारे साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो थ्योरी लॉ नहीं बनती। फ्यूचर में वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या गलत हो जाएगी या सही हो जाएगी। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी के पास नहीं है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है वायरसेस। सेल थ्योरी अभी भी थ्योरी है। बड़ी सोचने की बात है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बगैर बायोलॉजी स्टार्ट नहीं हो सकती, लेकिन इसके नाम के साथ थ्योरी आता है, लॉ नहीं आता। सेल पर सारे साइंटिस्ट मुत्तफिक हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि सेल नहीं होता, किसी ने ये नहीं कहा कि सेल की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती। ऑल दी साइंटिस्ट्स आर एग्रीड ऑन सेल थ्योरी, लेकिन फिर भी ये थ्योरी है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर किसी के पास नहीं है, और वो क्वेश्चन है वायरसेस। उनको लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता। अगर लिविंग कंसीडर ना करें तो फिर जो है वो लाइफ की डेफिनेशन गलत हो जाती है, और अगर लिविंग कंसीडर करें तो भी उनको किसी किंगडम में जगह नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो लाइफ के पास हैं। तो इसलिए सेल थ्योरी अभी तक थ्योरी ही है जब तक वायरसेस का डिसीजन नहीं किया जा सकता। इसके बाद बेटा हम 9th और लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज लॉ, साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल और साइंटिफिक रूल, यानी कि साइंसी असूल। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। यूनिफॉर्म सबके लिए, एंड कांस्टेंट और हमेशा के लिए। ये कुदरत का एक ऐसा फैक्ट है, ये लिविंग थिंग्स की एक ऐसी हकीकत है जो सबके लिए एक जैसी है और हमेशा के लिए है। यानी ये टेम्परेरी टाइम के लिए लॉ नहीं बना। सेल टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं है, सेल आर्जी तौर पर प्रेजेंट नहीं होता, या इसी तरह सेल सबके अंदर है जिनको हम लिविंग समझते हैं। तो एक लॉ ऐसा होता है जो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट यानी कि सबके लिए होता है। इट इज़ इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जिससे कभी मुकरा नहीं जा सकता, जिसका कभी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको कभी जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता। उस थ्योरी को हम लॉ कहते हैं। एक ऐसी थ्योरी जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, दैट मेक्स अ लॉ। इसको कभी गलत साबित नहीं कर सकते। ये सबके लिए जनरल होता है। अगर मेंडल ने जेनेटिक्स की बात की थी तो वो पी प्लांट पर थी, लेकिन बाद में वो सबके लिए प्रूव हुई। इसी तरह अगर डार्विन ने एवोल्यूशन की बात की तो वो सबके लिए थी। बेशक उसने फिंचेस की बात की थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसने बर्ड्स की बात की थी। तो लिहाजा लॉ सबके लिए जनरल होता है, इक्वल होता है। इसको फुल सपोर्ट होती है और फुली एक्सेप्ट किया जाता है सारे रिसर्चर्स और सारे साइंटिस्ट की तरफ से। सारे साइंटिस्ट इसको फुल एक्सेप्ट करते हैं, सारे साइंटिस्ट, सारे रिसर्चर्स इस पर पूरा यकीन रखते हैं। तो फिर जाके ये लॉ बनता है जो कि एक यूनिफॉर्म फैक्ट होता है जो कभी रॉन्ग प्रूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बेटा हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी जो है इसमें लॉज बहुत कम हैं, इसमें लॉज बहुत शॉर्ट हैं, बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ की नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, लाइफ की नेचर बहुत एलुसिव है, बहुत पेचीदा किस्म की और बहुत मखसूस किस्म की लाइफ की नेचर है। इसलिए बायोलॉजी में लॉज बहुत थोड़े हैं। लाइफ की नेचर कॉम्प्लेक्स और पेचीदा और इजीली स्टडी ना होने की वजह से बायोलॉजी में लॉज बहुत थोड़े हैं। फॉर एग्जांपल मेंडल्स लॉ, जिसमें इसने इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स को स्टडी किया था, विरासत को स्टडी किया था। हार्डे वेनबर्ग लॉ जो कि एवोल्यूशन से रिलेटेड हैं,
और फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लाज ज़्यादा जनरल होते हैं थ्योरी की निस्बत, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं, ज़्यादा लिविंग थिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये बेटा बायोलॉजिकल मेथड है जो कि स्टार्ट से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो है वो स्टेप्स की सीरीज़ का नाम है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज। हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी, लाइफ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, बायोलॉजी की मॉडर्न एंड न्यू ब्रांचेस पढ़ी। इसके बाद हमने फाइलेटिक लिनिएज पढ़ा, बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा और बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी के नॉलेज का फ़ायदा कहाँ पर है, बायोलॉजी का नॉलेज अप्लाई कहाँ पे होता है, हम उससे क्या ले सकते हैं, हम उससे क्या गेट कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे आसानी दे सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम बायोलॉजी की सर्विसेज पढ़ेंगे, बायोलॉजी के यूजेस पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि हम बायोलॉजी के नॉलेज को कहाँ इस्तेमाल करके, कहाँ अप्लाई करके उससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। इस टॉपिक में बेटा हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट होगा फूड, कि फूड की क्वालिटी और फूड की क्वांटिटी कैसे बेहतर की जा सकती है, फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाता है और फूड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, फूड की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है और पहले से मौजूद फूड को महफूज कैसे रखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट बेटा हम पढ़ेंगे डिजीज़ कंट्रोल, के बीमारियां कंट्रोल करने के लिए हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि हिफाजती इक़दाम कैसे कर सकते हैं, वैक्सीन, हिफाजती इंजेक्शंस कैसे लगवा सकते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है, उसका इलाज कैसे डिस्कवर किया जा सकता है। उसके बाद क्लोनिंग है कि अगर हमें किसी चीज़ में बेनिफिट्स नज़र आते हैं तो हम उसकी मिलती जुलती कॉपीज़ कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि उस चीज़ की खसूसियात ज़ाया ना हो। और फोर्थ है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हम उसको प्रोटेक्ट और उसको सेव कैसे कर सकते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट इतना पोल्यूट ना हो कि लाइफ जो है उससे डिस्टर्ब हो सके। थैंक यू।